वेलकम टू माय चैनल JIB एंड CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग JIB के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर के यूनिट 9 को कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक एंड लेजर। दोस्तों, ये हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। जिस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे, उसका यूज आगे आने वाले टॉपिक में होगा। तो निश्चित रूप से इसे ध्यान से समझिए। बेसिकली इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में लाऊंगा। ये हमारा पहला पार्ट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो इसे मैं ट्राई करूंगा कि 2 से 3 पार्ट में आपके लिए लाऊं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को, जो कि बेस्ड है हमारा, जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को सीखेंगे। जगह जगह पे मैंने देखिए, चूंकि ये इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल करने होंगे, तो मैंने ट्राई किया है कि न्यूमेरिकल को भी जगह जगह पे आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। समझते हैं ये डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है। देखिए, जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके 2 साइड्स हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। अब दोस्तों देखिए, अकाउंटिंग में 2 साइन का यूज किया जाता है। जब भी देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के जो फाइनेंशियल इफेक्ट है, उसको रिपोर्ट करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए 2 साइन का यूज किया जाता है। और प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट का। ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो दोनों सेम अमाउंट का होता है। अब जरा हम लोग इस डेबिट और क्रेडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि किसी भी अकाउंट का दोनों साइड है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट्स आर 2 साइड्स ऑफ एन अकाउंट। लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। जो डेबिट और क्रेडिट सिस्टम है दोस्तों, वो बेस्ड है हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का 2 साइड्स है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग डेबिट आइटम कहते हैं, और जिस एंट्रीज को राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट आइटम कहते हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, जो डेबिट और क्रेडिट का वैल्यू होगा वो एक ट्रांजेक्शन के लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि डेबिट में आप 50,000 लिख दिए और क्रेडिट में आप 60,000 लिख दिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल फॉर एनी ट्रांजेक्शन। चलिए, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के। अब जरा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं इस चैप्टर का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आगे का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। आइए इसे एकदम आसानी से समय लेते हुए इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट का टाइप है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा अकाउंट है, अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स और फर्म्स और कंपनी आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों, जो ऐसा अकाउंट जो कि वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है जो कि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, या किसी फर्म से रिलेटेड हो, या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो किस किस से रिलेटेड होता है ये अकाउंट? तो इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी से। अब देखिए, ये रिकॉर्ड क्या करता है, ये पर्सनल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है एक ट्रेडर का डीलिंग। किसके साथ डीलिंग? तो पर्सन के साथ या किसी फर्म के साथ डीलिंग। यानी कोई ट्रेडर यदि है, वो किसी पर्सन के साथ डील कर रहा है या किसी फर्म के साथ डील कर रहा है, तो उसे हम लोग इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, एक सेपरेट अकाउंट को ओपन किया जाता है प्रत्येक पर्सन के लिए या प्रत्येक फर्म के लिए। और दोस्तों, उस अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कैश और गुड का, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो मोटा मोटी आपको पर्सनल अकाउंट जब दिमाग में आए, तो ये दिमाग में आने चाहिए कि ये जो अकाउंट है वो, उसमें हम लोग इंडिविजुअल या किसी फर्म या किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसे रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं, जो कि है हमारा रियल अकाउंट। दोस्तों, रियल अकाउंट को हम लोग प्रॉपर्टी अकाउंट भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक तरह का प्रॉपर्टी अकाउंट है। ये रिकॉर्ड डील किससे करता है? तो प्रॉपर्टी से डील करता है, एसेट से डील करता है, या पोजीशन से डील करता है। दोस्तों, प्रत्येक क्लास ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसे कैश हुआ, स्टॉक हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ। तो ये सब के सब दोस्तों हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज़ के क्लास हैं। कैश, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और इन सभी के लिए एक सेपरेट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और इस अकाउंट को हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है? हमारा प्रॉपर्टी अकाउंट है। इसके बाद जो तीसरा अकाउंट है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि लॉस से रिलेटेड है, गेन से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स। तो ये सब के सब
हमारे कैसे अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों अकाउंट को देख लिया। पहला था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन या किसी फर्म या किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रहता है। रियल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, एक तरह का प्रॉपर्टी अकाउंट है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, कैश, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड रहता है। और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी लॉस है, गेन है, एक्सपेंस है, इनकम है, रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सभी के सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अभी जो मैंने समझाया है उसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आगे उसी का यूज होगा बार बार। आइए अब जनाब हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे कि किन किन नियमों का हम लोग पालन करते हैं जब डेबिट और क्रेडिट सिस्टम को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले रूल से। तो जो पहला रूल है हमारा डेबिट और क्रेडिट का, तो दोस्तों वो बेस्ड है रूल नंबर 1 ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोस्तों ये बेस्ड है इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा कि जब कोई एसेट को बढ़ाते हैं, तो अब बताइए जब एसेट को बढ़ाते हैं तो क्या कर रहा है, तो एसेट को बढ़ाने वक्त जो है हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब एसेट घटता है, ठीक है, या रिड्यूस हो गया या घट रहा है, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो समझ सकते हैं बात को कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एसेट जब बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, एसेट जब घटेगा तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। उल्टा है दोस्तों, रिवर्स है, जो हमारा दिमाग का आता है उसका अपोजिट है। वैसे तो ये होना चाहिए था कि जब किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं एसेट को बढ़ाने पर एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है और एसेट को घटाने पर एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब एसेट अकाउंट क्या क्या हो सकता है, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग्स, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ये सभी के सभी हमारे एसेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जरा जर्नल एंट्री को देखते हैं। जर्नल एंट्री अभी हम लोगों ने 2 केस देखा। पहला केस क्या था, एसेट जब बढ़ रहा हो। दूसरा केस क्या होगा, एसेट जब घट रहा हो। तो दोस्तों जब एसेट बढ़ रहा हो तब जर्नल एंट्री क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए कि जर्नल एंट्री हमें बनाने कहा गया है, किस चीज़ के लिए, तो बिल्डिंग के परचेज के लिए। कितने पे खरीदा गया, 10,000 रुपये में खरीदा गया और ये कैश में लिया गया। सो इट इज़ परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹10,000 इन कैश। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो दोस्तों आप देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं। आप बताइए बिल्डिंग को जब आप परचेज करेंगे तो एसेट आपका, तो उसका बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके कारण जो है आपका जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो बढ़ेगा। और दोस्तों बिल्डिंग ही तो हमारा एसेट है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्डिंग अकाउंट वुड बी डेबिटेड। अभी मैंने बताया है कि जिस एसेट को आप लोग बढ़ाते हैं, जिसका वैल्यू बढ़ता है, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्डिंग अकाउंट है उसे डेबिट करेंगे, जो एज एन इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, अकाउंट इज डेबिटेड। अभी हम लोग ने देखा है क्योंकि एसेट बढ़ता है तो अकाउंट को डेबिट करते हैं। और दोस्तों जब आप बिल्डिंग को परचेस कर रहे हैं कैश में, तो कैश में तो घट हो रहा है ना, घट रहा है ना। मान लीजिए अभी आपके पास 50,000 रुपया है, आपने उस बिल्डिंग को खरीद लिया तो 10,000 रुपया आपका चला गया, तो बचा कितना, 40,000 बचा ना। तो 50,000 से 40,000 हो गया, यानी कि कैश आपका घट गया। अब कैश आपका घट रहा है तो कैश भी तो एक तरह का एसेट है। समझ रहे हैं बात को, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, और एसेट में आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया है कि जब भी एसेट घटता है तो एसेट जो है एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। समझ में आया। तो इसी कारण जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो आपका यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जनरल एंट्री को आप तुरंत से तुरंत बन पाएंगे। तो दोस्तों करेक्ट एंट्री देखिए क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। समझ सकते हैं, दिस इज द वे। ये एक तरीका है जिससे हम लोग जर्नल एंट्री को शो करते हैं। समझ रहे हैं बात को, किसे क्या शो करना है। चलिए ये तो था हमारा जब एसेट इंक्रीज हो रहा हो। अब जरा हम लोग एक दूसरा केस देखते हैं कि जब एसेट डिक्रीज हो रहा हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो डेबिट और क्रेडिट रूल है इसमें 5 नियम है। तो हम लोग पहले नियम को डिस्कस कर रहे हैं, और पहला नियम किससे रिलेटेड है, जब एसेट बढ़ रहा है या जब एसेट घट रहा है। हम लोगों ने एसेट बढ़ने वाला केस देख लिया है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसेट घटने वाला केस को कैसे डील किया जाए। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि हमसे पूछा गया कि जनरल एंट्री बनाओ प्लांट और मशीनरी के सेल का कितने रुपये में, 10,000 रुपये में कैश में। तो दोस्तों आप कर क्या रहे हैं, आपके पास एक प्लांट और मशीनरी है जिसे आप कैश में 10,000 रुपये में बेच रहे हैं। अब बताइए जनरल एंट्री क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली तो ये फिट नहीं बैठता है क्योंकि 10,000 रुपये में तो होगा नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लांट और मशीनरी का सेल हो रहा है ना, इसके कारण आप बताइए एसेट घटेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है वो घटेगा, ठीक है, जो कि एक तरह का एसेट है। अभी मैंने क्या बताया है कि जब भी कोई एसेट घटता है तो उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह अब जब आप
प्लांट और मशीनरी को सेल करेंगे कैश में, तो कैश आपके पास आएगा या जाएगा बताइए? तो आपके पास कैश आएगा ना, you will receive cash, right? So because suppose initially you were having 40,000 rupees, now you got 10,000 rupees, so total it becomes 50,000 rupees. So you can see that earlier you were having 40,000, now it's become 50,000, so there is increment of 10,000. तो कुल मिलाकर 10,000 रुपये आपका बढ़ गया। बेसिकली कैश आपका बढ़ रहा है। कैश एक तरह का एसेट है, जब भी कोई एसेट में बढ़ोतरी होगी, जब भी कोई एसेट बढ़ेगा तो हमारा ऐसे एसेट अकाउंट डेबिट होता है, ये भी मैंने बताया है। तो दोस्तों कैश अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट ही तो होगा। तो हमारा करेक्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। देखिए डेबिट वाला हमेशा पहला लिखते हैं और क्रेडिट वाला हमेशा बाद में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया कितने रुपए से? तो 10,000 रुपये से। और किसी क्रेडिट किया तो प्लांट और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद दोस्तों ये था रूल 1 हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जरा रूल 2 पे आते हैं। जो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का रूल 2 है वो बेस्ड है इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज पे, यानी लायबिलिटीज में कब इंक्रीमेंट होगा और कब डिक्रीमेंट होगा। तो क्या करेंगे? तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करना है। देखिए एसेट के एसेट का अपोजिट है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट कीजिए। लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है? तो क्रेडिटर आ सकता है, क्रेडिटर मतलब उधारी, हाँ जब आप उधार ले रहे हैं। फिर एक्सपेंस पेबल ये आ सकता है। अब दोस्तों पहला केस लेते हैं, जब लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। आपने परचेस किया फर्नीचर को, 10,000 रुपये का था, नाइवेट से क्रेडिट पे मतलब उधार पे लिया आपने। उधार पर आपने क्या लिया? फर्नीचर को परचेस किया। अब दोस्तों बताइए इसको कैसे जर्नल एंट्री बनाइएगा इसका। तो सबसे पहली बात, आपने फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं ना, इसके कारण क्या हो गया कि जो आपका फर्नीचर का वैल्यू है उसका वो बढ़ गया, और फर्नीचर एक तरह का एसेट है। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने जो चीज़ है वो एसेट है या लायबिलिटीज़ है। तो दोस्तों फर्नीचर एक तरह का क्या है? हमारा एसेट ही तो है, और एसेट हमारा बढ़ गया। तो एसेट जब बढ़ेगा, दोस्तों यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया है एसेट क्या क्या होता है। तो जैसे देख सकते हैं आप, एसेट के केस में मैंने बताया जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, ये सब के सब हमारे एसेट होते हैं। तो इस केस में हम लोग आ जाते हैं, जो फर्नीचर का केस था, तो इस केस में फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जो रूल है हमारा डेबिट और क्रेडिट का, उसमें कहता है कि एसेट यदि बढ़ता है तो अकाउंट को डेबिट करना है। अब दोस्तों जब आप फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं तो ये तो उधारी पे ले रहे हैं ना, तो नाइवेट से आप उधारी पे ले रहे हैं, तो कंपनी को एक लायबिलिटी इनकर करेगी ना नाइवेट के प्रति, और इन अदर वर्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज। तो दोस्तों जो हमारा कंपनी है उसका लायबिलिटी बढ़ गया, और जब लायबिलिटी बढ़ जाता है तो अभी मैंने क्या बताया कि लायबिलिटी जब बढ़ जाएगा तो लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अभी मैंने देखा है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट इज क्रेडिट। तो दोस्तों नाइवेट का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है, और नाइवेट का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि नाइवेट का अकाउंट जो है वो हमारा लायबिलिटीज़ है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि जब लायबिलिटी को डिक्रीज किया जाए तब जर्नल एंट्री क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है नाइवेट को पेमेंट कर रहे हैं, इसी एग्जांपल में अभी आपने उधारी पे लिया था और आप 10,000 रुपये उसे पेमेंट कर रहे हैं। अब बताइए सबसे पहली बात कि आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या होगा? कैश आपका घटेगा, और कैश एक तरह का एसेट है। जब भी कोई एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं? उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जब नाइवेट को दूसरी तरफ नाइवेट को जो आप पेमेंट दे रहे हैं तो कंपनी क्या कर रहा है? अपने लायबिलिटी को घटा रहा है, ठीक है, नाइवेट के प्रति। तो जब भी लायबिलिटी घटता है तो क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ कंपनी घटेगा, और जब लायबिलिटी घटता है तो लायबिलिटी अकाउंट को घटाते हैं, डेबिट करते हैं। ये जो रूल्स है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री? नाइवेट अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। उम्मीद है दोस्तों चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरे रूल में कहा गया है कि जब कैपिटल घटे या बढ़े, तो जब ऑनर जो है बिजनेस में फंड लाता है तो दोस्तों क्या होगा कि ऑनर का कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब ऑनर जो है बिजनेस से फंड ले जाता है, विड्रॉ करता है, तो ऑनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में ऑनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और इस केस में जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप कैपिटल को लाओगे तो आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जब आप कैपिटल को ले जाओगे तो आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब दोस्तों प्रॉफिट इन बिजनेस, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसके कारण क्या होगा? कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा आपका। इसी कारण क्या हो गया कि हमारा जो ऑनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट होगा, और जो लॉस है उसके कारण कैपिटल अकाउंट घटेगा और उसको हम लोग ऑनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते हैं। तो ये 3 रूल आपने देखा। चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या है कि पर्सनल अकाउंट, जब भी अकाउंट हमारा पर्सनल हो तो उस केस में नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो
तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट अभी मैंने बताया था किसी का अकाउंट होता है, किसी अकाउंट है या कोई लेजर है जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, जैसे राम श्याम रहीम, या फर्म से रिलेटेड हो जैसे पार्टनरशिप फर्म, लायबिलिटी LLP, या कोई एसोसिएशन से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड हो, तो इन सभी को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो गोल्डन रूल क्या है अकाउंटिंग का, जो देखिए जो रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, वो क्या है कि रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। ठीक है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये बेसिक रूल है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसे किसी क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, ए नाम का कोई इंडिविजुअल है, उसने 10,000 रुपया बी को दिया, बी कोई दूसरा इंडिविजुअल है। तो दोस्तों इस केस में ए और बी कैसे अकाउंट है बताइए? ए और बी तो हमारे पर्सनल अकाउंट ही तो है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला केस में हम लोगों ने एसेट डिस्कस किया, फिर लायबिलिटी डिस्कस किया, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ए और बी कैसे अकाउंट है? ए और बी हमारे पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो दोस्तों ए के बुक में देखिए दोनों का अपना अपना बुक होगा, ए का बुक होगा और बी का बुक होगा। तो ए के बुक में बी का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बी जो है वो मनी का रिसीवर है। अभी मैंने बताया है कि डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्योंकि बी रिसीव कर रहा है तो बी ए के बुक में बी का अकाउंट डेबिट होगा और बी के बुक में ए का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ए जो है मनी का गिवर है। समझ रहे हैं बात को? दोनों के अपने अपने बुक में अपोजिट का अकाउंट, एक में क्रेडिट होगा, एक में हमारा डेबिट होगा, एक में क्रेडिट होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 है वो हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने गुड्स को परचेज किया, तो आप क्या कीजिएगा कि जो परचेज अकाउंट है उसे डेबिट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गुड जो है बिजनेस में आ रहा है। और जब गुड को आप सोल्ड करते हैं तो क्या कीजिएगा, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कीजिएगा क्योंकि गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ अंदर आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो पहले एग्जांपल में हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे थे ना, तो गुड्स हमारे सिस्टम में आ रहा था ना, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। और जब हम लोग बेच रहे हैं तो उस केस में हम गुड्स को बेच रहे हैं ना दोस्तों, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट हमारा जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा रूल नंबर 5 था। अब रूल नंबर 6 को देखते हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। उसमें कहा जाता है कि जितने भी एक्सपेंस है उसे डेबिट करो और जितने भी लॉस एंड क्रेडिट है और जितने भी प्रॉफिट एंड इनकम है उसे क्रेडिट करो। देखिए आपको क्या करना है, जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉस है उसे डेबिट करना है और जितने भी प्रॉफिट है, इनकम है उसे क्रेडिट करना है। जब सैलरी पे की जाती है तो उस केस में हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। और जब कोई इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरह का प्रॉफिट है। दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, जैसे रेंट हुआ, रेट्स हुआ, टैक्सेस हुआ, टेलीफोन्स हुआ। अब दोस्तों ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको इस डेबिट क्रेडिट रूल का एप्लीकेशन बताता हूं। तो दोस्तों क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट का मतलब अकाउंटिंग एंट्री जो कि हमारा एसेट को घटाए। देखिए समझिए एकदम हम लोग अब चीज़ों को क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो क्रेडिट में हम लोगों ने क्या देखा, क्रेडिट कब होता है? जब हमारा एसेट घटे, जब हमारा लायबिलिटी बढ़े, जब हमारा कंपनी का इक्विटी जो है, जो हमारा लायबिलिटी बढ़े या जो कंपनी का इक्विटी है बैलेंस शीट पे वो बढ़े। डेबिट कब होगा? डेबिट उस अकाउंटिंग एंट्री को कहते हैं जो कि हमारा एसेट को बढ़ाएगा या लायबिलिटी को घटाएगा, ठीक है, या जो हमारा कंपनी के बैलेंस शीट पे इक्विटी है उसे घटाएगा। तो क्रेडिट और डेबिट के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्रेडिट हमारा एसेट को घटाता है, डेबिट हमारा एसेट को बढ़ाता है। क्रेडिट हमारा लायबिलिटी को बढ़ाता है, डेबिट हमारे लायबिलिटी को घटाता है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1, क्रेडिट रेफर्स टू, अभी मैंने बताया है क्रेडिट उस अकाउंटिंग एंट्री को कहते हैं जो कि हमारे एसेट को घटाए या लायबिलिटी को बढ़ाए। समझ रहे हैं बात को? देखिए उसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एसेट ऑफ लायबिलिटी। अब बताइए, अब कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एन एसेट रिप्रेजेंट डैश टू द एसेट अकाउंट। तो जब आप एसेट को डिक्रीज करेंगे, एसेट के अकाउंट में डिक्रीमेंट होगा, तो एसेट अकाउंट में क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि क्रेडिट किया जाता है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परचेस ऑफ बिल्डिंग वर्थ ₹60,000 बाय मिस्टर बी फॉर कैश इज डैश टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि 60,000 रुपया में एक बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग अकाउंट के लिए वो क्या होगा, वो जो कैश है वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? तो दोस्तों अभी आप बताइए, यहाँ पे क्या है कि जो रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का, तो जो हमारा एसेट यदि बढ़ता है तो उस केस में हम लोग डेबिट करते हैं एसेट अकाउंट को। तो बिल्डिंग एक तरह का हमारा एसेट है और जब हम बिल्डिंग को परचेस करेंगे उसके कारण क्या हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 60,000 रुपये से। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग वर्थ ₹45,000 टू मिस्टर श्याम फॉर कैश इज डैश टू द बिल्डिंग अकाउंट। अब दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे कि 45,000 रुपया का बिल्डिंग था जिसको हम लोगों ने बेच दिया, 45,000 रुपये में बेच दिया। किसे बेच दिया? तो मिस्टर श्याम को बेच दिया कैश पे। तो दोस्तों बिल्डिंग अकाउंट पे क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा?
अब दोस्तों बताइए, यहाँ पे फिर से बिल्डिंग अकाउंट एक तरह का एसेट है, एसेट का वैल्यू हमारा घट रहा है, जब भी एसेट का वैल्यू हमारा घटेगा तो एसेट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट हमारा 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट बोरोड बाय एबीसी लिमिटेड फ्रॉम राम वुड बी डैश टू राम अकाउंट। तो दोस्तों एक हमारा एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने राम से कुछ अमाउंट उधारी पे लिया है, पैसा लिया है, तो राम के अकाउंट में क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, अब देखिए यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगा लेंडर के लिए तो लेंडर अकाउंट में उसे क्रेडिट करते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों जब राम ने ऑन द बोरो, जब राम से जब पैसा बोरो किया गया, ठीक है, तो दोस्तों उसके कारण क्या होगा कि जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसका लायबिलिटी बढ़ेगा, तो दोस्तों इसीलिए राम का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम देयर अकाउंट विल इंक्रीज इन लायबिलिटी टू राम फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, सो राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, तो अब डीके लिमिटेड ने 12,000 रुपया का रिपेमेंट कर दिया एक्स को, जो कि लेंडर था। ठीक है, तो डीके लिमिटेड एक लेंडर था, तो दोस्तों ये जो है एक्स के अकाउंट में क्या होगा इसका इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो रूल्स है हमारा डेबिट और क्रेडिट का, उसके अनुसार जब लायबिलिटी घटता है किसी लैंडर के लिए तो उस केस में हम लोग लैंडर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम लोग मनी का रिपेमेंट कर दिए एक्स को, तो इस केस में लायबिलिटी हमारा घट गया है, इसीलिए एक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच अकाउंट आर इन्वॉल्व इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने कैश पे बिल्डिंग खरीदा 20,000 रुपये में, तो दोस्तों जनरल एंट्री क्या होगा बताइए, बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से और कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से। तो दोस्तों बिल्डिंग अकाउंट कैश अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच अकाउंट आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए इन कैश ₹22,100। अब दोस्तों इंटरेस्ट जैसे ही दिमाग में आपके आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस केस में क्या होगा कि कैश अकाउंट जो है, इस केस में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या हो गया, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 22,100 से, और जो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 22,100 से। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग उस अकाउंट को लेते हैं जिसमें गुड्स जो है, अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फॉर कैश। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये में गुड्स आपने खरीदा, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एक कैश अकाउंट होगा, एक गुड्स एक परचेज अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। तो दोस्तों परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा हमारा 10,000 से। अब जरा हम लोग बैलेंसेस को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। तो किसी भी कमीशन का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कमीशन रिसीव्ड वुड बी। तो दोस्तों जो हमारा कमीशन रिसीव्ड है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो नॉमिनल अकाउंट में कहता है कि जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, उसे डेबिट करो और जितने भी गेंस और इनकम है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कमीशन रिसीव्ड का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट बैलेंस को रिसीव करेगा। अब दोस्तों जैसे देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम आकाश फॉर ₹15,000, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो हमारा परचेज अकाउंट और आकाश का अकाउंट इन्वॉल्व है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से और आकाश का अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से। इन सभी का नियम मैंने ऊपर समझा दिया है, जस्ट आप अप्लाई करना सीखें। यदि आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में। डी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन कैश। तो दोस्तों इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड ₹5 लाख, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 5 लाख। तो दोस्तों ये हमारा इसका एंट्री। अब जैसे गुड्स सोल्ड टू ए ₹4,000, इसका एंट्री क्या हो गया, तो ए का अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000 से। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ये हमारा अब एबीसी लिमिटेड अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। अभी मैंने बताया था जो फर्म्स का अकाउंट हो, ठीक है, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, ये सब हमारा पर्सनल अकाउंट है। राम का अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो राम का अकाउंट जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि आदमी से, इंडिविजुअल से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट एंड इनकम, और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, रूल ऑफ। ये कौन से अकाउंट का रूल है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ठीक है, अभी मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमारा रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ। तो दोस्तों ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। उसके बाद दोस्तों देखिए इससे अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, इतना मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको याद हो जाएगा एक एक चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रियल अकाउंट का रूल है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पर्सनल अकाउंट और डैश टाइप्स। तो पर्सनल अकाउंट किस टाइप का है, 3 तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर वुड बी डैश टू द कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों कोई प्रोप्राइटर है, उसने ड्राइंग लिया है एक साल के अंदर, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट पे क्या होगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है कि उसमें कहा गया है कि जो कैपिटल अकाउंट का रिडक्शन होता है किसी प्रोप्राइटर का, दोस्तों ये हमारा लायबिलिटी को घटाता है किसी प्रोप्राइटर का। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हम लोग प्रोप्राइटर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब पैसा निकल जाता है तो उसके अकाउंट में क्या होता है, लायबिलिटी हमारा घटता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके से प्रोप्राइटर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वुड बी डैश टू द कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों रूल और डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर इंक्रीजेज लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरशिप टू द प्रोप्राइटर and credited to proprietor account. On introduction of capital, there would be an increase in liability to proprietor from the firm, and proprietor account would be credited. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कैश बुक। अब हम लोग लेजर को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो फ्रेंड्स लेसन के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और से और लोगों तक पहुँचाइए, और भी JIB के एस्पिरेंट हो उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट यहीं से क्लियर होता है। और आगे वाली नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।